नमस्ते, वेलकम टू आइडिएशन। आज अगर देश में चर्चा का सबसे बड़ा कोई मुद्दा हो तो वो है वक्फ। पिछले साल अगस्त के महीने में संसद में सरकार के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया गया था। इवेंचुअली इस बिल को भेजा गया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास और इस कमेटी ने जो सुझाव दिए उन सुझावों के आधार पर एक नया बिल, चेंजेस के साथ एक नया बिल बनाया गया, दैट इज वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, जिस बिल को इस साल बजट सेशन में पेश किया गया। संसद के दोनों सदनों ने उसको पारित किया, राष्ट्रपति के पास भेजा गया, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया। अब वो बिल नहीं रहा, अब वो एक्ट बन चुका है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। कॉमनली सेंसिटिव मुद्दा है, लीगल एंगल से उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो आज के इस सेशन में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। आज के इस सेशन में हम वक्फ का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका ओरिजिनल एक्ट क्या है, उसकी मूल व्यवस्था क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसको समझे बगैर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में चर्चा करना वो गलत होगा, क्योंकि अब उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। उसके लीगल क्वेश्चंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें जो ओरिजिनल एक्ट है उसको समझना होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाट इज वक्फ? वक्फ क्या है? इट इज़ एन इस्लामिक प्रैक्टिस। इस्लाम धर्म में एक प्रैक्टिस की जाती है कि जहाँ पर कोई मुसलमान अगर चाहे तो अपनी किसी प्रॉपर्टी को, वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है, अपनी किसी प्रॉपर्टी को वो अल्लाह के नाम कर सकता है, वो अल्लाह के नाम कर सकता है, और साथ ही उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किस पायस, किस चैरिटेबल, किस रिलीजियस पर्पस के लिए किया जाएगा वो तय कर सकता है। दो चीज़ें हुई कि उसने अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम कर दी, दूसरा अल्लाह तो उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तो उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल वो किसी अच्छे काम के लिए करवाना चाहता है। वो अच्छा काम मस्जिद बनाना हो सकता है, ईदगाह बनाना हो सकता है, दरगाह बनाना हो सकता है, कब्रिस्तान बनाना हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इट शुड बी पायस, इट शुड बी चैरिटेबल, इट शुड बी चैरिटी, इट शुड बी सम रिलीजियस थिंग, राइट? तो वो ये कर सकता है। अगर उसने ये किया, अल्लाह के नाम अपनी प्रॉपर्टी करी और साथ ही उसका एक उद्देश्य स्पष्ट किया, तो कहा जाएगा कि उसने वक्फ किया। इसको कहा जाता है वक्फ। उसकी वो जो प्रॉपर्टी है उसको कहा जाएगा वक्फ प्रॉपर्टी। इंटरेस्टिंग इनफ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही वक्फ कर सकते हैं, नॉन मुस्लिम्स भी वक्फ कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, आप भी वक्फ कर सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक बार अगर आपने अपनी किसी प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया, देन इट्स गॉन। लेटर यू कैन नॉट क्लेम ओनरशिप ओवर दैट प्रॉपर्टी। बाद में आप वो वापस नहीं हासिल कर सकते हो, क्योंकि आपने खुद ही उसको अल्लाह के नाम कर दिया है। तो अब आपको वो वापस नहीं मिल सकती है, ना ही वो प्रॉपर्टी आपको उस तरह से वापस मिल सकती है, ना ही उस प्रॉपर्टी से जो आय होती है, जो इनकम होती है, उस पर आपका किसी भी तरह का क्लेम हो सकता है। उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल क्या होगा? वही कि जो पहले आपने तय किया था, एंड दैट हैज़ टू बी सम पायस, सम चैरिटेबल और सम रिलीजियस पर्पस, दैट्स थिंग। नाउ जाहिर सी बात है कि भारत में पहले से वक्फ का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। वो कॉन्सेप्ट तभी आ सकता है कि जब भारत में इस्लाम की शुरुआत हो, राइट? माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत के दौर में भारत में वक्फ की शुरुआत हुई थी। मुगलों से पहले यहाँ पर दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी। कई लोग ये मानते हैं कि मुगलों के साथ भारत में इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ, दैट्स रॉन्ग। मुगलों के पहले यहाँ पर दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी और इन सुल्तानों के दौर में भारत में वक्फ की शुरुआत होती है। स्कॉलर्स के हिसाब से वो जो स्टेट था, दिल्ली सल्तनत का जो स्टेट था, उसके पास रिसोर्सेस इतने ज़्यादा नहीं थे कि अगर चाहे तो लोगों के भले के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कोई काम कर सके। और इसीलिए उन्होंने मेरे और आपके जैसे आम इंसानों को कहा कि आप आगे आइए और लोगों की चैरिटी के लिए आप कोई, उनके सेवा के लिए आप कोई काम करिए, अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा दीजिए। मतलब कि जहाँ पर स्टेट हैंडल नहीं कर सकता था वेलफेयर एक्टिविटीज़ को, वहाँ पर उसने प्राइवेट इंडिविजुअल्स को कहा कि आप आगे आइए और चैरिटी करिए। और तभी से वक्फ का कॉन्सेप्ट भारत में शुरू होता है। 1200 साल पहले की बात है। सोचिए इस दौरान कितनी सारी प्रॉपर्टी वक्फ हुई होगी। द नंबर इज इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, राइट? हज़ारों प्रॉपर्टीज़ हैं कि जिनको वक्फ घोषित किया गया और चैरिटेबल पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। गुड इनफ। लाखों एकड़ की ये ज़मीन है, जाहिर सी बात है
इतनी सारी ज़मीन है, इतनी सारी प्रॉपर्टी है और उसको किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाना है। अब ये इंश्योर करना होगा कि क्या उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल उसी खास मकसद के लिए किया जा रहा है या फिर किसी गलत मकसद के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। एडेड टू दैट, कहीं उस प्रॉपर्टी का एंक्रोचमेंट तो नहीं किया गया है, किसी और ने तो उसको हथिया नहीं लिया है, राइट ना। इन सब चीज़ों को आपको रेगुलेट करना पड़ेगा और जब रेगुलेट करने की बात आती है तभी रोल आता है स्टेट का, राज्य की भूमिका आती है। राज्य का काम क्या होगा? चीज़ों को रेगुलेट करना, और इसीलिए अब यहाँ पर स्टेट का रोल इंट्रोड्यूस होता है। अंग्रेज़ों के दौर में सबसे पहला कानून जो इस मामले में बनाया गया वो 1913 का था। 1913 में सबसे पहला वक्फ के लिए अंग्रेज़ों के दौर में कानून बनाया जाता है। दूसरा कानून बनाया जाता है 1923 में, 1923 में। तीसरा कानून बनाया गया 1930 में, 1930 में। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि वक्फ को रेगुलेट करने की कोशिश अंग्रेज़ों के दौर से शुरू हो चुकी थी, राइट। 1947 में अंग्रेज़ हमारे देश से चले गए, हम आज़ाद हो गए। अब हमने तय किया कि वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए हमारा खुद का कोई एक बेहतर कानून होना चाहिए, और इसी सोच के साथ 1954 में हमने कानून बनाया वक्फ एक्ट 1954। माय पॉइंट इन मेकिंग इज इट इज़ अ स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म। वक्फ को मैनेज करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम है वो ऐसे ही नहीं बनी है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म। कानून के तहत उसको बनाया गया है, कानून के तहत बनाया गया है, लेकिन वक्त के साथ कानून को बदलने की भी ज़रूरत रहती है। 1954 के एक्ट को हमने कई बार अमेंड किया था, लेकिन फाइनली हमने तय किया कि एक नया ही कानून हम बनाते हैं जो हालात हैं उनको ध्यान में रखकर। फाइनली 1995 में एक नया कानून बनाया गया वक्फ एक्ट 1995, और इसी कानून के अंदर संशोधन किए गए थे 2013 में, और इसी कानून के अंदर संशोधन करने के लिए अभी ये बिल पारित किया गया है, राइट। वक्फ एक्ट 1995 क्या कहता है? वो कहता है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करने के लिए एक मुतवल्ली होगा, राइट। मुतवल्ली पहले से हुआ करते थे। मुतवल्ली मीन्स ही इज द मैनेजर, यू कैन कॉल हिम द कस्टोडियन ऑफ द प्रॉपर्टी, ही मैनेजेस द अफेयर्स। जो प्रॉपर्टी है उसको जिस मकसद के लिए डोनेट किया गया है उसके मुताबिक उसको मैनेज करेगा मुतवल्ली। उसके लिए सैलरी भी निर्धारित की जाती है, उसको तनख्वाह भी मिलती है। तो हर वक्त प्रॉपर्टी के साथ कोई ना कोई मुतवल्ली होगा, राइट। स्टेट लेवल पर बनाया जाएगा इस कानून के तहत स्टेट वक्फ बोर्ड, स्टेट वक्फ बोर्ड कि जिसको राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, राइट। स्टेट वक्फ बोर्ड स्टेट के अंदर जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनको रेगुलेट करेगा, राइट। मतलब कि जितने भी मुतवल्लीज हैं, इन दैट सेंस दे आर सबऑर्डिनेट टू द स्टेट वक्फ बोर्ड। 1995 के एक्ट में एक और व्यवस्था की गई जिसको कहा जाता है सेंट्रल वक्फ काउंसिल, सेंट्रल वक्फ काउंसिल्स। वक्फ के जो मामले हैं उन मामलों पर भारत सरकार और राज्यों की सरकारों को सलाह देने के लिए, उनको एडवाइसेस देने के लिए 1995 के एक्ट के अंदर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रोविजन किया गया है। आशा करता हूं कि आपको मैकेनिज्म समझ में आई होगी। सेंट्रल लेवल पर आपके पास सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, स्टेट लेवल पर आपके पास स्टेट वक्फ बोर्ड है, और हर एक प्रॉपर्टी के साथ कोई ना कोई मुतवल्ली जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर काफ़ी करप्शन होता है, दैट्स ट्रू। प्रॉपर्टी प्रॉपरली मैनेज नहीं होती है, दैट्स ट्रू। इवन सच्चर कमेटी ने भी अपने रिपोर्ट में बताया था कि इट इज़ वेरी बैडली मैनेज, एवरीथिंग इज ट्रू। लेकिन साथ ही वक्फ के बारे में जो भ्रांतियाँ फैलाई गई है, जो मिसबिलीफ्स लोगों के दिमाग में घर कर गई है वक्फ के बारे में, उसको दूर करना ज़रूरी है। सबसे पहली जो भ्रांति लोगों के दिमाग में है कि इसका प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, कोई भी प्रॉपर्टी ऐसे ही वक्फ बन जाती है, दैट्स रॉन्ग। 1995 के एक्ट में ही सुविधा थी इस प्रॉपर्टी को प्रॉपरली रजिस्टर करवाने के लिए। वहाँ पर कहा गया था कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सर्वे कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा, सर्वे कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा, ज़रूरत पड़े तो आप एडिशनल सर्वे कमिश्नर्स को भी अपॉइंट करिए, राइट। तो इन सर्वे कमिश्नर्स के द्वारा पहले तो किसी प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। सर्वे माने कि उसका एरिया कितना है, सिर्फ इतना नहीं, उसका मकसद क्या था, उससे आय कितनी होती है, उसका खर्चा कितना होता है, वो अलग अलग टैक्सेस कितना पे करते हैं, मुतवल्ली की तनख्वाह क्या होती है, ये सभी चीज़ें। तो सर्वे कमिश्नर के द्वारा उसका सर्वे किया जाएगा, सर्वे रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। सर्वे कमिश्नर इस रिपोर्ट को पेश करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को, फिर स्टेट गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करेंगे स्टेट वक्फ बोर्ड को, जो भी उनके द्वारा ही अपॉइंट किया गया है। सर्वे कमिश्नर को भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, स्टेट वक्फ बोर्ड को भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है।
और स्टेट वक्फ बोर्ड को वक्त दिया जाएगा कि आप बताइए कि इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, राइट। उनके ओपिनियन के आधार पर फिर जब चीज़ें फाइनल हो जाएगी तो स्टेट गवर्नमेंट एक ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेगी लिस्ट कि जिसमें वक्फ प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखे होंगे, उनका एरिया और बाकी सब चीज़ें डिटेल्स वहाँ पर दी गई होगी। सो दैट्स एन ऑफिशियल प्रोसेस कि जहाँ पर एक पूरी प्रोसेस को अडॉप्ट कर आपके द्वारा प्रॉपर्टीज का लिस्ट बनाया जाता है, ऑफिशियल गैजेट में उसको पब्लिश किया जाता है। मतलब कि ऐसे ही नहीं कहा जा सकता है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश्ड होना चाहिए, तभी उसको वक्फ प्रॉपर्टी लीगली माना जाएगा। अगर इस प्रोसेस में कहीं पर डिस्प्यूट होता है, बराबर, माने कि सर्वे कमिश्नर ने कहा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, इतना इतना एरिया वगैरह वगैरह, और कोई व्यक्ति है कि जो मानता है कि नहीं वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, राइट, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इफ एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट हैपेंस, अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है तो इसी 1995 के एक्ट के अंदर प्रोविजन किया गया है फॉर वक्फ ट्रिब्यूनल। वक्फ ट्रिब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जैसे कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास नेशनल ग्रेंट ट्रिब्यूनल है, जैसे कि हमारे पास इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल है, अलग अलग तरह की ट्रिब्यूनल्स होती हैं और उनको क्वासी जुडिशियल बॉडीज कहा जाता है। क्वासी जुडिशियल बॉडीज माने कि वो अदालतें नहीं हैं, दे आर नॉट कोर्ट्स, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द judicial system, but still they are empowered to take decisions, they are empowered to deliver justice in one sense। वो न्याय दे सकते हैं, वो कोई विवाद हो तो वहाँ पर वो निर्णय कर सकते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड वगैरह के मुताबिक वो चलने के लिए बंधे हुए नहीं हैं, वो नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं, प्राकृतिक न्याय के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर अपना काम करते हैं। सभी ट्रिब्यूनल्स क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं। तो इस कानून के अंदर वक्फ ट्रिब्यूनल के लिए प्रोविजन किया गया है। वक्फ ट्रिब्यूनल की जिसके अंदर एक जज होंगे जिनको सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, उनके अलावा राज्य सरकार के ही एक अफसर इस ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे और एक और एक्सपर्ट होंगे कि जो इस्लामिक लॉ को जानते हैं। ऐसे 3 सदस्यों को लेकर एक वक्फ ट्रिब्यूनल बनाई जाती है। ओके, तो अब अगर उस प्रॉपर्टी के बारे में कोई डिस्प्यूट होगा तो वह कहाँ पर जाएगा? वक्फ ट्रिब्यूनल के पास। माई पॉइंट इन मेकिंग इज, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में डिस्प्यूट होने की संभावना को देखकर हमने ये भी व्यवस्था पहले से की हुई है। अब जो चीज बार बार बताई जाती है, दैट इज सेक्शन 40 ऑफ द एक्ट। कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड ने अगर किसी प्रॉपर्टी पर अपनी उंगली रख दी और कह दिया कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है तो आपको मानना ही पड़ेगा और उनका निर्णय आखिरी होगा, राइट। ये ऐसा नहीं है, ये जंगल राज थोड़ी ना है, बनाना रिपब्लिक थोड़ी ना है कि कोई भी आके कह देगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है तो फिर उसकी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। दिस इज रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन यहाँ पर है। इसके लिए भी विधि तय की गई है। सेक्शन 40 बार बार कोट किया जाता है, सही है। वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में स्टेट वक्फ बोर्ड के पास ये अधिकार है कि वो अपने असेसमेंट से किसी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकता है, बट दैट्स नॉट सफिशिएंट। अगर इस मामले में डिस्प्यूट अगर आगे बढ़ता है तो इट कैन बी फॉरवर्डेड टू दी वक्फ ट्रिब्यूनल, राइट, वो उसके पास जाएगा। कई लोग ये भी मानते हैं कि वक्फ ट्रिब्यूनल के पास अगर एक बार मामला गया, उसने कोई निर्णय इस मामले में सुनाया, दैट्स इट, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। दैट्स रॉन्ग। सेक्शन 83 आपको पढ़ना है, सेक्शन 83 1995 के एक्ट का। सेक्शन 83 में साफ शब्दों में आखिरी में सब सेक्शन 9 के अंदर कहा गया है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के द्वारा जो कोई भी निर्णय लिया गया हो, अगर हाईकोर्ट चाहे, स्टेट हाईकोर्ट चाहे, तो उस निर्णय की वो समीक्षा कर सकते हैं। माने कि अगर वो चाहे तो उसकी करेक्टनेस, उसकी लीगैलिटी, उसके बारे में स्टेट हाईकोर्ट इवन ऑन इट्स ओन मोशन वो खुद से भी वो समीक्षा कर सकते हैं और आखिरकार उनको लगे कि नहीं ये सही है तो वो उसको कंफर्म कर देंगे। लेकिन अगर उसको लगे, स्टेट हाईकोर्ट को लगे कि वो सही नहीं है, तो वो उस डिसीजन को, उस वक्फ ट्रिब्यूनल के डिसीजन को वो रिवर्स कर सकते हैं। साफ शब्दों में वहां पर लिखा गया है कि दे कैन रिवर्स द डिसीजन, राइट। अगर वो चाहे तो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं या फिर किसी भी और ऑर्डर को वो पास कर सकते हैं कि जो इस मैटर में जरूरी हो। माई पॉइंट इन मेकिंग इज कि ये मानना बिल्कुल गलत है कि स्टेट वक्फ बोर्ड ने किसी प्रॉपर्टी पर उंगली रख दी और कह दिया कि ये मेरी वक्फ प्रॉपर्टी है। सबसे पहले तो स्टेट वक्फ बोर्ड की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, स्टेट वक्फ बोर्ड की या फिर किसी भी वक्फ बोर्ड की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हमारे देश में कुल मिलाकर 32 वक्फ बोर्ड्स हैं
किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है, ये सभी प्रॉपर्टी किसकी है? अल्लाह की। तो ये मानना बिल्कुल सरासर गलत है कि वक्फ बोर्ड्स ओन द प्रॉपर्टी। दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी, दे आर जस्ट द कस्टोडियंस ऑफ द प्रॉपर्टी। हु इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी? इट इज द अल्लाह, राइट ना, एज पर द इस्लामिक प्रैक्टिस, राइट। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी प्रॉपर्टी पर हाथ रख दिया और कह दिया कि ये वक्फ प्रॉपर्टी अब से हमारी, ऐसा नहीं है। अगर आप अग्रीव्ड पर्सन हो तो आप उस क्लेम के खिलाफ जा सकते हो ट्रिब्यूनल में, जो कि वक्फ ट्रिब्यूनल अभी मैंने आपको बताया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट की जाती है। और ट्रिब्यूनल का जो फैसला आया, भले ही वहां पर लिखा गया हो कि दैट डिसीजन शैल बी फाइनल, बट यू हैव टू रीड अदर प्रोविजंस एज वेल। सेक्शन 83 के सब सेक्शन 9 के अंदर यह कहा गया है कि इस फैसले की समीक्षा हाईकोर्ट के द्वारा की जा सकती है। हालांकि वो अपील नहीं होती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अरुणाचल प्रदेश हाईकोर्ट का ही इसी मामले में 2016 का जजमेंट है कि यहाँ पर आप वक्फ ट्रिब्यूनल के उस डिसीजन के खिलाफ अपील नहीं कर सकते हो स्टेट हाईकोर्ट के अंदर। वहां पर जो किया जाएगा वो होगा रिवीजन। देयर आर थ्री थिंग्स, वन इज अपील, अनदर इज रिव्यू एंड द लास्ट थिंग इज रिवीजन। तो यहाँ पर अपील या फिर रिव्यू नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है? रिवीजन होता है। और रिवीजन में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अदालतों की शक्तियां थोड़ी कम होती है, बट हो सकता है, वो हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश हाईकोर्ट का इस मामले में एक जजमेंट है कि जहां पर उन्होंने कहा है कि आप वक्फ ट्रिब्यूनल के खिलाफ, उसके डिसीजन के खिलाफ अपील नहीं कर सकते हो स्टेट हाईकोर्ट में, लेकिन रिवीजन के लिए तो वहां पर आप फाइल कर सकते हो दैट थिंग। तो इसलिए मैंने बताया कि ये मानना सरासर गलत होगा कि वक्फ बोर्ड के द्वारा अगर किसी प्रॉपर्टी पर क्लेम किया जाए तो वो आखिरी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भले ही वहां पर लिखा गया हो कि स्टेट वक्फ बोर्ड का डिसीजन आखिरी होगा, लेकिन उसके खिलाफ अपील करने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल में सुविधा की गई है और वक्फ ट्रिब्यूनल के डिसीजन को रिवाइज करने के लिए व्यवस्था सेक्शन 83 के अंदर की गई है। उसके अलावा भी 1995 के एक्ट के अंदर काफी सारी बातें ऐसी थी कि जिसकी मदद से स्टेट गवर्नमेंट कुड एक्सरसाइज सब्सटेंशियल कंट्रोल ओवर द होल सिस्टम। जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट करने का प्रोविजन इस एक्ट में है। हर एक स्टेट वक्फ बोर्ड के साथ एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो सरकार का ही एक अफसर है, उसको वहां पर अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास काफ़ी पावर्स होते हैं। वक्फ प्रॉपर्टी का वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं, मुतवल्लियों का एक्सपेंशन इंस्पेक्शन वो कर सकते हैं। सभी तरह के सुपरविजन के पावर्स उस सीईओ को दिए गए हैं। यहाँ तक कि सीईओ को एक इंटरेस्टिंग पावर दिया गया है कि अगर उसको लगे कि स्टेट वक्फ बोर्ड के द्वारा दिया गया कोई डिसीजन उसके हिसाब से गलत है, तो वो वक्फ बोर्ड को कह सकता है कि आप अपने इस डिसीजन को रिव्यू करिए। सीईओ जो कि एक अफसर है, वो स्टेट वक्फ बोर्ड को ये कह सकता है कि यू शुड रिव्यू योर डिसीजन। उन्होंने रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद अगर उन्होंने उस डिसीजन को दोबारा पारित किया विथ मेजॉरिटी, बहुमत के साथ पारित किया, तभी सीईओ को वो मानना होगा। मतलब ये हुआ कि अगर बहुमत से वो डिसीजन पारित नहीं होता है तो सीईओ उस डिसीजन को नहीं मानेंगे। एक और बात कि भले ही वो बहुमत से पारित हो गया है, सीईओ के पास वो डिसीजन आया, सीईओ को अभी भी उसमें कुछ कमियां दिखती हैं, ही कैन रेफर द मैटर टू द स्टेट गवर्नमेंट। वो स्टेट गवर्नमेंट को मैटर रेफर कर सकते हैं और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसीजन लिया जाएगा वो आखिरी माना जाएगा, ना कि स्टेट वक्फ बोर्ड का डिसीजन आखिरी होगा। ये मैकेनिज्म हमारे एक्ट में पहले से है। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को भी काफ़ी पावर दिया गया है कि अगर उनको लगे कि स्टेट वक्फ बोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा है तो वो उसको सुपरसीड भी कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो स्टेट वक्फ बोर्ड को वो सुपरसीड भी कर सकती है, राइट ना, दैट काइंड ऑफ थिंग। कहने का मतलब ये है कि पहले हमारे देश में जो व्यवस्था थी वक्फ के लिए, उसको पहले हमें जानने की ज़रूरत है। अगर उसको ही हमने नहीं जाना है तो फिर ये जो बदलाव लाए जा रहे हैं उन बदलावों को हम कैसे समझेंगे। तो पहले उन बदलावों को समझने के लिए पुरानी व्यवस्था को समझना ज़रूरी है और फिर जो नए बदलाव लाए गए हैं वो बदलाव कितने सही हैं वो तय करने के लिए भी आपको पहले पुरानी वाली व्यवस्था को समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को चैलेंज किया गया है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को वहाँ पर चैलेंज किया गया है। तो इन सब मुद्दों को समझने के लिए पुरानी व्यवस्था को हमें समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये मैंने ब्रीफ में आपको जो वक्फ की ओरिजिनल सिस्टम थी 1995 के एक्ट के मुताबिक जो बनाई गई थी उसके बारे में एक ब्यौरा मैंने आपको दिया। एक आसान सी भाषा में इस पूरी सिस्टम को संक्षिप्त में आपको समझाने की कोशिश करी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी।
नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर। जो एक्ट अभी बनाया गया है, अमेंडमेंट एक्ट है, उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। दैट्स इट, थैंक यू।